हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो ADEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, जहां हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का पार्ट 1 देखा हुआ है। तो चलिए फिर हम आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ये जो आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, ये आपका कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये आपका ADEO के पेपर में ये आपका क्लियरली मेंशन है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप जब CGPSC के द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे आपको पंचायती राज पढ़ना रहता है। तो जहाँ पे हमें पंचायती राज पढ़ना रहता है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे भी ये हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जैसे कि अभी ABEO का पेपर हो गया, फिर उसके बाद में प्यून का पेपर हो गया, तो ये इन सभी में पंचायती राज दिया हुआ है। तो ये सभी पेपर में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं। पहले हम ये जान लें, तो अध्याय कितने हैं? 15 हैं। चैप्टर्स कितने हैं? 15। धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं 132 हैं। कितने सेक्शंस हैं? तो 132, 132। अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियां 4 हैं। ठीक है। शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल 4 हैं हमारे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? इतनी चीजें हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि है क्या एग्जैक्टली ये। ठीक है। दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to the establishment of panchayats with a view to ensure effective involvement of the Panchayati Raj institution in the local administration and development activities। हम तो पढ़ ले रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे इतनी धाराएं हैं, इतने चैप्टर्स हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, लेकिन हमारे मन में ये जिज्ञासा तो उठनी चाहिए ना, हम ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है क्या, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या बोला गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये बोला गया था, इस संशोधन में पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है। क्या बात की गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11th शेड्यूल ऐड किया गया है, और उसका टाइटल क्या दिया गया? पंचायत। क्या दिया गया है? पंचायत। और क्या बोला गया है कि हम सभी राज्यों को स्वायत्तता दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि वो अपने अपने राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे, पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन के लिए ये क्या करेंगे? पंचायती राज्यों की व्यवस्था करेंगे। कौन बोला? तो 73वें संविधान संशोधन ने बोला। किसको बोला? राज्यों को बोला। और उसी क्रम में राज्यों ने क्या किया है? राज्यों ने अपने अपने अनुसार क्या किया है? किसी राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर दी, किसी ने द्विस्तरीय कर दी है। तो इस वजह से क्यों? क्योंकि राज्यों को ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप अपने अनुसार जो है क्या करेंगे? पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे अपने राज्यों में। इसीलिए किसी राज्य में हम देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और किसी राज्य में हम देखते हैं कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कारण ये है, नहीं तो ऐसा हो जाता ना कि पूरे देश में केवल जिसे हम बोलते हैं कि सिमिलर इक्वल पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि आप अपने यहाँ पंचायतों की, चाहे वो त्रिस्तरीय चाहे वो द्विस्तरीय, लेकिन कंडीशन भी बताया गया है। कंडीशन क्या बताया गया, जिसे हम आगे देखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
करने के लिए ये कंडीशन भी बताया गया कि जनसंख्या यदि वहां पे इतनी है तब जाकर के मध्य स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो क्या है, कैसा है, उसको हम सब देखेंगे। ये केवल और केवल मैंने आपको एक पृष्ठभूमि बस बता दिया है, जो कि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पता होगा, यदि आप नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप लोगों को सब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे मन में क्या जिज्ञासा जगनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ें ये पंचायती राज को? इसलिए पढ़ें कि यह स्थानीय प्रशासन और विकास गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है ये? स्थानीय प्रशासन और विकास गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए यह अधिनियम है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1990, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं जरूर बोलूंगी पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखना, नहीं तो आप लोग लिंक नहीं स्थापित कर पाओगे कि यहाँ क्या बताया गया। मैंने पार्ट 1 में बताया है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया कि स्थानीय प्रशासन और विकास गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी के लिए यह अधिनियम लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे इसके बारे में और जानकारियां देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यदि हम बात करें कि ये 1993 को आया, 1993 को आया, इसका मतलब यदि हमसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि यह भारत गणराज्य के किस वर्ष में आया, किस वर्ष में यह अधिनियमित हुआ, ये किस वर्ष, ये इनैक्ट कब हुआ है कि इन विच रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इनैक्ट कब हुआ है? enacted by the छत्तीसगढ़ legislature in the 44th year of Republic of India। भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा यह अधिनियमित हुआ है। कब हुआ है? रिपीट मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, जिसे आप लोग याद कर पाओ सेशन देखते देखते। 44th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये इनैक्ट हुआ, अधिनियमित कब हुआ? तो 44वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा यह अधिनियम अधिनियमित हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, हमने शुरू में देखा। लेकिन अब हम ये देखें कि पहला चैप्टर इसका क्या बोलता है, पहला अध्याय इस अधिनियम का क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि तो चैप्टर 1 जितने भी अधिनियम होते हैं तो पहला चैप्टर क्या होता है? पहला चैप्टर हमारा प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक होता है। उसमें जो पहली धारा और दूसरी धारा क्या होती है? तो पहली धारा क्या होती है? संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। दूसरी क्या होती है? तो परिभाषाएं होती हैं। यदि आपने छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर की तैयारी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में की है तो इतनी बातें मुझे लगता है आप सभी ने रट ली होंगी, क्योंकि मैंने बार बार कहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। देखते हैं इसका क्या है संक्षिप्त नाम। तो इसका संक्षिप्त नाम है, इसको क्या बोला जाता है, जैसे कि नाम से पता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से हम इसे जानते हैं। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। कहाँ है? तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। बशर्ते क्या बात बताई गई है? प्रोवाइडेड दैट इट एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल्ड एरियाज सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 14A। क्या बोला गया? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, बशर्ते कि यह अध्याय 14 के, ए मतलब क बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बशर्ते कि यह अध्याय 14 क में दिए गए अपवादों और संशोधनों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है। यानी कि जब हम अध्याय 14 का क देखेंगे तो वहां पे अगेन हम लोग याद करेंगे, क्या याद करेंगे, देखेंगे कि विस्तार के संबंध में क्या बताया गया। यहाँ पे क्या बोला गया? अपवादों और संशोधनों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है। ठीक है, लागू किस तरीके से हुआ? तो एक बार में ही लागू हो गया। ये नहीं कि आधी जगह पे यहाँ, आधी जगह पे ये अब हुआ है, आधी जगह पे यहाँ पर नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक ही बार में यह अधिनियम लागू हो गया है। याद रहेगा इतनी चीजें आप लोगों को। आइए देखते हैं अब परिभाषाएं हम क्यों देखते हैं? तो परिभाषाएं हम देखते हैं जो कि इस अधिनियम में
जब हम आगे देखेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग होगा, इसलिए हम परिभाषाएं देखते हैं। साथ में आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉक के संबंध में सही है, सत्य है या गलत है। इस तरीके से यदि प्रश्न आ गया तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडीईओ का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी एग्जाम में तो ये केवल एक पोर्शन की तरह होता है, पंचायती राज छोटा, मतलब कुछ ही प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन यदि आप एनालिसिस करेंगे पिछले कुछ वर्षों से सीजीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित किए गए हैं तो उसमें पंचायती राज के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से आपकी पकड़ होनी चाहिए पंचायती राज में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बताया गया। ब्लॉक की परिभाषा क्या होती है? तो ब्लॉक का अर्थ किसी जिले में ऐसा क्षेत्र है जिसे राज्यपाल निर्दिष्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके याद करना आप लोग। ब्लॉक मीन्स सच एरिया इन अ डिस्ट्रिक्ट एज गवर्नर में स्पेसिफाई। यहाँ पे आपको एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ पे राज्यपाल है, ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे कि विधानमंडल, फिर उसके बाद विधानसभा बोल देंगे, या फिर बोल देंगे हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय। इस तरीके से वो प्रश्न दे सकते हैं। हमें क्या याद रखना है कि ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉक का अर्थ होता है खंड, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो खंड क्या होता है? प्रखंड भी बोलते हैं, प्रखंड भी बोलते हैं, खंड भी बोलते हैं, इसे सब है ना, और ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दे रही थी, ब्लॉक भी बोलते हैं। यदि इस तरीके से कोई भी आता है तो सभी का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ब्लॉक का अर्थ क्या होता है। तो ये जिले में ऐसा क्षेत्र है जिसे राज्यपाल निर्दिष्ट करते हैं। कौन निर्दिष्ट किया? राज्यपाल निर्दिष्ट करते हैं, गवर्नर में स्पेसिफाई। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या चीज की दी हुई है? तो सहकारी समिति की दी गई है। किसकी? सहकारी समिति। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। सहकारी समिति इस अधिनियम में वही अर्थ होगा सहकारी समिति का जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में दिया गया है। अगेन सुनिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत सहकारी समितियों का वही अर्थ लिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में दिया गया है। ठीक है, यानी कि यदि पूछा गया क्या सहकारी समितियों, एग्जामिनर अब आपसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं उसको भी सुन लीजिए। क्या सहकारी समिति की परिभाषा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में दी गई है? तो कहाँ, या फिर बोला जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि सहकारी समिति की परिभाषा निम्न में से किस में दी गई है? तो ये दे दिया जाएगा आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960। तो आपको टिक क्या करना है? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में सहकारी समिति की परिभाषा है। यहाँ पे केवल क्या बोला गया? अच्छा, आपको जानना है ना सहकारी समिति क्या है, जाके देख लीजिए उस अधिनियम को, 1960 वाले सहकारी समिति अधिनियम को, आपको पता चल जाएगा सहकारी समिति क्या है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिला क्या होता है, तो जिला क्या होता है? तो जिला का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित। ब्लॉक क्या होता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जिले में आता है। अब जिला क्या होता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिला है और इसमें एक या अधिक राजस्व जिले शामिल हैं। जिला को कौन अधिसूचित किया? तो राज्य सरकार। ब्लॉक को कौन करता है? तो ब्लॉक को राज्यपाल करते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, देख लीजिए, अभी हमने जस्ट देखा है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, कौन निर्दिष्ट किया है? राज्यपाल। ब्लॉक को राज्यपाल, जिला को कौन किया? तो राज्य सरकार किए हैं। साथ में जिले की परिभाषा के अंतर्गत एक या एक से अधिक राजस्व जिले भी शामिल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड बाय whom? डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स वन और मोर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। राजस्व जिले भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर उसके बाद यदि हम चुनाव की बात करें तो चुनाव का क्या अर्थ होता है? तो चुनाव का अर्थ होता है मीन्स एन इलेक्शन टू फिल अ सीट और सीट्स इन अ पंचायत एंड इंक्लूड्स इलेक्शन ऑफ द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत। चुनाव का क्या अर्थ है? तो पंचायत में सीट या सीटों को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसी का वही मतलब चुनाव है। ठीक है, और इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी शामिल है।
ठीक, चुनाव मतलब कि सीटों को भरने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो चुनाव हो गया, कि सीटों को भरा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें ग्राम पंचायत में जो सरपंच के लिए जो होता है तो वो भी क्या होता है, सरपंच के लिए भी चुनाव होता है। क्लियर है आप लोगों को? आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया। चुनाव कार्यवाही क्या होती है, इलेक्शन प्रोसीडिंग्स क्या होती है। इट मीन्स प्रोसीडिंग कमेंसिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ द नोटिस फॉर इलेक्शन एंड एंडिंग विद द डिक्लेरेशन और रिजल्ट्स ऑफ सच इलेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चुनावी कार्यवाही, चुनाव कार्यवाही क्या होती है, तो चुनाव कार्यवाही का अर्थ चुनाव के लिए नोटिस जारी करने से शुरू, कब से, तो चुनाव के लिए नोटिस जारी करने से शुरू होने वाली और ऐसे चुनाव की घोषणा या परिणामों के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाही है। जो कि चुनाव के लिए जिस दिन से नोटिस जारी हो जाता है उस दिन से चुनावी कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, और जब परिणामों की घोषणा की जाती है तब जाकर के चुनावी कार्यवाही समाप्त होती है। नोटिस से लेकर के रिजल्ट, NR, ठीक है। NR यदि आप लोग याद करेंगे तो वो क्या है, इलेक्शन प्रोसीडिंग्स को बताता है। चुनाव कार्यवाही, नोटिस जारी हुआ है और परिणामों की घोषणा तक ये जारी रहता है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि कारखाना क्या होता है, तो बोले कि कारखाना के लिए ऐसा करो, जाओ कारखाना अधिनियम 1948 देख लो, पता चल जाएगा कारखाना क्या होता है। समझना बात को, जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। फैक्ट्री में बोले, फैक्ट्री का वही अर्थ है जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में दिया गया है, यानी कि हम नहीं बता रहे कि फैक्ट्री क्या है, जाके देख लो उस अधिनियम में, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। फिर आगे देखिए, ग्राम पंचायत क्या होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ग्राम पंचायत के लिए बताया गया है कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत मीन्स ग्राम पंचायत एस्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। ग्राम पंचायत का अर्थ धारा 10 की उपधारा 1 के तहत स्थापित ग्राम पंचायत है। यानी कि ग्राम पंचायत का अर्थ जानना है तो हमें धारा 10 पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ेंगे। धारा 10 की उपधारा 1 में ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे बोल दिया गया, यदि ग्राम पंचायत की परिभाषा जाननी है तो धारा 10 उपधारा 1 देख लीजिए, ठीक है। याद रहेगा, ग्राम पंचायत की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 10 की उपधारा 1 में दी गई है, ठीक। फिर ग्राम सभा आ गया, तो ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है, तो ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स registered in the electoral rolls relating to a revenue village or forest village comprised within the area of the ग्राम पंचायत। क्या बोला गया है कि ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है, तो ग्राम सभा का अर्थ होता है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, बहुत ध्यान से सुनना, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल राजस्व गांव या वन गांव, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल राजस्व गांव या फिर राजस्व गांव यानी कि रेवेन्यू विलेज और फॉरेस्ट विलेज, वन गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय। ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा है, पहली बात तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राम सभा की क्या परिभाषा दी गई है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है कि ग्राम सभा क्या होता है, जिस किसी का भी मतदाता सूची में नाम होता है उनका एक निकाय ग्राम सभा होता है, ठीक है। यानी कि जिस किसी का भी इस ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत जिस किसी का नाम मतदाता सूची में, पंजीकृत मतदाता सूची में जिन भी व्यक्तियों का नाम है वही ग्राम सभा हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या बताया गया, बहुत ध्यान से सुनिए, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल राजस्व गांव या वन गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय, राजस्व गांव भी शामिल होगा या फिर क्या लिखा गया है, वन गांव, फॉरेस्ट विलेज, रेवेन्यू विलेज और वी कैन से फॉरेस्ट विलेज के अंतर्गत जितने भी लोगों का इलेक्टोरल रोल्स में जो रजिस्टर हैं वो सभी लोग कौन है, तो वो सभी लोग ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे देखें, आगे क्या बताया गया, जनपद पंचायत क्या होता है, तो पहले बोल दिए कि ग्राम पंचायत की परिभाषा जाननी है तो धारा 10 की उपधारा 1 देख लो, तो आप लोग बोले हाँ ठीक है बिल्कुल देख लेंगे, ठीक। फिर बोले जनपद पंचायत तो बताते जाओ, जनपद पंचायत क्या होता है, तो बोले अच्छा इसके लिए अब ऐसा करो कि धारा 10 की उपधारा 2 देख लो, जनपद पंचायत पता चल जाएगा। यहाँ पे नहीं परिभाषित करे, वहां जाके देख लेना। आप लोग बोले हाँ ठीक है बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ,
स्थानीय प्राधिकरण क्या होते हैं, लोकल अथॉरिटी क्या होते हैं। तो लोकल अथॉरिटी को बता रहे हैं, यदि आपको इसका अर्थ जानना है तो जाकर के छत्तीसगढ़ जनरल क्लॉज एक्ट 1957 देख लो। स्थानीय प्राधिकरण का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ सामान्य खंड अधिनियम 1957 में दिया गया है। ठीक है, सामान्य छत्तीसगढ़ खंड अधिनियम 1957 में क्या दिया गया है, जो दिया गया है 1957 में छत्तीसगढ़ सामान्य खंड अधिनियम में स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा दी गई है। जाकर के देख लो तो पता चल जाए कि लोकल अथॉरिटी क्या होता है, स्थानीय प्राधिकरण क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेंबर क्या होते हैं, सदस्य क्या होते हैं। तो सदस्य का अर्थ है ग्राम पंचायत का पंच, जनपद पंचायत का सदस्य या जिला पंचायत का सदस्य। ग्राम पंचायत के संदर्भ में सदस्य कौन है, तो पंच है। ठीक है, जनपद पंचायत के संबंध में सदस्य कौन है, तो उसके ही सदस्य जनपद पंचायत के मेंबर। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि जिला पंचायत के संबंध में सदस्य कौन है, तो उसके मेंबर। क्लियर है आप लोगों को, सदस्य ये बता दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम बात करें आक्रामक मामले क्या होते हैं, ऑफेंसिव मैटर्स क्या होते हैं, तो इट इंक्लूड्स एनिमल कार्केसेस, डंग, डर्ट, सीवेज और पुट्रेड सब्सटेंसेस और फिल्थ ऑफ एनी काइंड। आक्रामक मामले क्या होते हैं, आक्रामक मामले में जानवरों के शव, गोबर, गंदगी, सीवेज या गंदे पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी शामिल है। आक्रामक मामले ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े से संबंधित है, नहीं, तो गंदगी से संबंधित है। आक्रामक मामले मतलब गंदगी से संबंधित, याद रखना है ना, आक्रामक मामले मतलब गंदगी से संबंधित है, वही क्या होते हैं, ऑफेंसिव मैटर्स होते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, फिर ऑफिस बियरर कौन होता है, पदाधिकारी कौन होता है, आइए देखते समझते। तो पदाधिकारी का अर्थ होता है ग्राम पंचायत का पंच, सरपंच या उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या जिला पंचायत का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। यानी कि पदाधिकारी है ना, ऑफिस बियरर है तो ऑफिस बियरर यानी कि जो भी बैठा है तो वो हो गया ऑफिस बियरर, पदाधिकारी। ग्राम पंचायत के संबंध में पंच, सरपंच, उप सरपंच। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें जनपद पंचायत के संदर्भ में मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जिला पंचायत के संदर्भ में भी मेंबर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही कौन होते हैं, ऑफिस बियरर, पदाधिकारी होते हैं। बहुत ही सामान्य है, जो कि जहां कहीं भी यूज होगा तो बिल्कुल हम रिलेट कर पाए, इसीलिए पहले ही परिभाषा दे दी जाती है सभी अधिनियम में। आप लोग को बिल्कुल ये नहीं सोचना है अरे ये सब भी पढ़ना है क्या, बिल्कुल एक जानकारी के लिए तो जरूर पढ़ना है। क्यों, क्योंकि अब आगे की चीजें जिससे आपको समझ में आए। समझ में आया। फिर उसके बाद में बात आती है वन रोटेशन क्या होता है, एक रोटेशन क्या होता है। तो एक रोटेशन बहुत बार आएगा, ये वर्ड जो है बहुत बार इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा, जो कि हमें याद रखना है। One rotation means two consecutive general election. But whenever delimitation is done on the basis of the latest census or otherwise, then the election conducted subsequent to the publication of such delimitation shall be treated as the first election. Shall be treated as the first election. अब ध्यान में दो, ये इस तरीके से ब्रैकेट देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट क्या बता रहा है यहाँ पे इस अधिनियम में कि ये जो है ये प्रावधान इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जितने भी संशोधन हुए हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज जब से ये लागू हुआ है हमारे देश में, उसके बाद से जितने भी इसमें संशोधन हुए हैं मैं आपको सबको एक साथ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है नया है पुराना है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ में आपको ये मिलेगा। क्लियर है। फिर अब आगे देख लो, तो ये जहां भी आप इस तरीके से आप देखो तो समझ जाना अच्छा ये संशोधन के माध्यम से ऐड हुआ है। क्लियर है आप लोगों को। आइए देखते हैं एक रोटेशन क्या होता है, एक चक्रावधि जिसे हम बोलते हैं। एक चक्रावधि क्या है, तो इसका अर्थ होता है लगातार 2 आम चुनाव। एक चक्रावधि मतलब लगातार 2 आम चुनाव। ठीक, लेकिन जब भी नवीनतम जनगणना के आधार पर या अन्यथा परिसीमन किया जाता है, डिलिमिटेशन किया जाता है, परिसीमन किया जाता है, तो ऐसे परिसीमन के प्रकाशन के बाद आयोजित चुनाव को पहला चुनाव माना जाएगा। बोले कि एक चक्रावधि क्या है, तो एक चक्रावधि होता है कि लगातार 2 आम चुनाव हो जाए।
लगातार 2 आम चुनाव हो गए, ठीक है, यानी कि ये हुआ, उसके बाद में एक और आम चुनाव हो गया तो बोलेंगे कि एक चक्रावधि हो गई, 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी ये पहला ये चुनाव हुआ और उसके बाद यहाँ पे परिसीमन कर दिया गया, परिसीमन डीलिमिट कर देना, ठीक है, डीलिमिट कर देना। अब डीलिमिट कर देना, परिसीमन किया गया है तो उसके अंतर्गत क्या बोला गया और वो किस आधार पर किया जाता है, जैसे कि नवीनतम यदि जनगणना हुई है तो उसका यदि डेटा पब्लिश हुआ उसके आधार पर, या फिर हमारे संविधान में प्रावधान है उसके अंतर्गत होता है, डीलिमिटेशन किया जाता है, ठीक है। तो यदि वो यहाँ पे हो गया तो बोले कि अब बोले लगातार आम चुनाव, लेकिन यहाँ पे तो परिसीमन हो गया, तो क्या करें, बोले कि अगेन इसको जब फिर दोबारा ये जो फिर ये वाला जो आम चुनाव करवाओगे ना तो उसको फिर अगेन आप 1 गिनोगे। यदि परिसीमन के प्रकाशन के बाद कोई चुनाव आयोजित हुआ है तो आप उसको 1 गिनोगे, ना कि आप 2 गिनोगे। भले ही यहाँ पे 1 हो गया फिर भी आप इसको 1 ही गिनोगे और दोबारा अब जब हो गया तो उसको 2 गिनना। यानी कि जो लगातार 2 आम चुनाव को ही हम एक चक्रावधि बोलेंगे, लेकिन बीच में यदि परिसीमन हो गया है तो परिसीमन के प्रकाशन के बाद जो चुनाव आयोजित होगा उसे हम पहला चुनाव ही मानेंगे। क्लियर है आप लोगों को? आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास क्या होते हैं? तो अदर बैकवर्ड क्लास मीन्स अ कैटेगरी ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का अर्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की श्रेणी है। राज्य सरकार जिसे क्या करती है, अधिसूचित करती है, राज्य सरकार जिसे स्टेट गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर देती है वही अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं। याद रखना है ना, एग्जामिनर बोल सकते हैं कि गवर्नर करते हैं, उच्च न्यायालय करते हैं, और या फिर राज्य विधान मंडल कर रही है, राज्य विधानसभा करे। आपको क्या याद रखना है, राज्य सरकार करते हैं। राज्य सरकार जिस किसी का पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित कर देते हैं जिस किसी को, तो वही क्या बन जाते हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग बन जाते हैं। स्वामी क्या होता है, ओनर क्या होता है? आगे यूज होगा कि ओनर ऑफ द लैंड, स्वामी, भूमि का स्वामी। तो भूमि का स्वामी क्या होता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। When used with reference to any land or building, includes the person receiving the rent of land or building or of any part of the land or building, whether on his own account और as agent or trustee for any person or the society as a receiver। स्वामी क्या है, तो स्वामी का अर्थ यहाँ पे बताया गया कि स्वामी जब किसी भूमि या भवन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, तो इसमें भूमि या भवन या भूमि भवन के किसी भी हिस्से, भूमि या भवन या फिर किसी भी हिस्से का कोई यदि किराया प्राप्त करता है, चाहे आप पूरी बिल्डिंग किराए में दे दो या फिर एक कमरा किराए में दे दो, आखिर मिल तो रहा है, पूरी बिल्डिंग का भी पैसा आप ले रहे हो, आप ही लोगे, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, और चाहे एक कमरे का भी पैसा तो आप ही के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। देखिए आगे समझते हैं, चाहे वह अपने खाते पर जाए वो पैसा, ठीक है, या किसी व्यक्ति जो कि एजेंट के रूप में आपने किसी को भी नियुक्त कर रखा है उसके अकाउंट में जाए, या फिर ट्रस्टी के रूप में या फिर समाज के रूप में यदि आप किसी भी प्रकार से किराया प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आपने किसी अन्य को बोल दिया कि ऐसा करो मेरी वहां पे बिल्डिंग है, वहां से ना जो भी किराया आ रहा है उसको तुम ले लेना, ठीक है, यहाँ पे ये कमरा मैंने ना किराए में दिया है, ऐसा करो तुम वहां से जाकर के पेमेंट ले आओ, ठीक है, या फिर आप ट्रस्ट को ही दे दिए हो, ट्रस्ट वाले लोग अब यहाँ पे किराया वसूल रहे हैं कि बोलते हैं ना कि ये भवन जो है ट्रस्ट का है। अब ट्रस्ट, अब मान के चलते हैं किसी को कुछ अपना कोई कार्यक्रम करवाना है तो ये भवन को किराए में ले लिया, तो आखिर पैसे तो देना पड़ेगा ना ट्रस्ट को, ठीक है। तो इसी तरीके से जब स्वामी मतलब क्या होता है, जब कोई स्वयं या फिर किसी अन्य के माध्यम से क्या कर रहा होता है, किराया प्राप्त कर रहा होता है, चाहे भूमि का, भवन का या भूमि भवन के किसी भी एक हिस्से का यदि वो किराया प्राप्त कर रहा होता है तो उसे हम स्वामी कहते हैं। और ये आपका आगे जब हम अधिनियम की धाराएं देखेंगे तो ये शब्द का प्रयोग होगा, तो इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है। पंच क्या होते हैं, तो पंच मीन्स अ पंच ऑफ द ग्राम पंचायत। पंच कौन है, तो ग्राम पंचायत का पंच। पंचायत क्या होती है, तो पंचायत का अर्थ है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जैसा भी मामला हो। यानी कि चाहे आप पंचायत बोल रहे हो तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो उसके संदर्भ में तो ग्राम पंचायत हो गया,
जनपद पंचायत हो गया या फिर जिला पंचायत हो गया, जैसा भी जो भी मामला हो तो आप लोग यूज कर लो, तो वही पंचायत हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पंचायत क्षेत्र क्या होता है। फिर पंचायत पता चल गया, आप बोल रहे हैं बिल्कुल हमें पता चल गया पंचायत तो ये होता है, लेकिन पंचायत क्षेत्र क्या होता है। तो बोले कि पंचायत क्षेत्र का अर्थ है इस अधिनियम के तहत पंचायत स्थापना का क्षेत्रीय क्षेत्र, मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत एस्टैब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो भी पंचायत क्षेत्र, जो भी किसी पंचायत का जो भी कोई क्षेत्र होगा वही उसे हम क्या बोल देंगे, पंचायत का क्षेत्र पंचायत क्षेत्र कहलाता है। पंचायत का क्षेत्र, यह मेरी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, मेरी ही पुस्तक है। ठीक है, फिर जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। इट मीन्स पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या होती है पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो। यदि पूछा जाता है जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या वही होती है जिसके आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जैसे कि अभी 2021 में जनसंख्या होनी थी, ठीक है, 10 सालों में होती है ना जनगणना, ठीक, तो 2011 में हुई है, 2021 में होनी थी, बिल्कुल हुई है, ऐसा नहीं कि हुई नहीं है, लेकिन अभी इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा लगा कि हो नहीं रही है, लेकिन वास्तविक रूप में जनगणना हो रही थी, जिसके बहुत जल्द अब आंकड़े भी प्रकाशित होंगे। लेकिन यदि अभी प्रकाशित नहीं है तो हम जनसंख्या किसको मानेंगे, हम 2011 के आंकड़े प्रकाशित हैं तो हम इसमें जो भी दिया गया है तो हम उसे ही, जो पिछली जनगणना क्या हुई 2011 और इसी के आंकड़े जो है क्या है प्रकाशित है, तो हम अभी 2011 के आंकड़ों को ही मानेंगे। हम 2000 ये नहीं बोलेंगे अरे 10-10 साल में तो जनगणना होनी थी तो 2021 के वाली जनगणना को हम मानेंगे, तो नहीं, हमको अभी भी यदि आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो 2011 का ही डेटा आपको पढ़ना है। क्लियर है आप लोगों को। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होता है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहाँ होते हैं, तो हमने देखा था कि ग्राम पंचायत में तो क्या होता है, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और उपसरपंच होते हैं, उपसरपंच होते हैं। लेकिन हमने देखा जनपद और जिला पंचायत में क्या कौन कौन होता है, तो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं एवं उपाध्यक्ष होते हैं। कौन कौन होता है, सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो बस वही लिखा है, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वही अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे आपके इस अधिनियम में ये निर्धारित प्राधिकरण, निर्धारित प्राधिकारी का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल हमें जानना है कि ये कौन होते हैं। स्थानीय प्राधिकरण जान गए ना, स्थानीय प्राधिकरण वो होते हैं, तो बोले जा करके जाओ 1957 वाले अधिनियम में देख लो, तुमको पता चल जाएगा। जाओ लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन देख करके आना वहां से। बोले कि नहीं छोड़ो ना, नहीं देखते, बस इतना ही जानना है कि अच्छा लोकल अथॉरिटी का कहाँ पे परिभाषा दिया है, 1957 के अधिनियम में दिया है। बस आपको इतना ही जानना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है कि अब आप जाकर के कौन सा अधिनियम है, कैसा है, देखने लग जाए, कुछ नहीं जानना है। बस इतना जानना है कि स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा 1957 वाले अधिनियम में दी है। अब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या होता है, निर्धारित प्राधिकरण क्या होते हैं। तो निर्धारित प्राधिकरण का अर्थ होता है ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस प्रावधान के तहत निर्धारित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकती है। निर्धारित प्राधिकरण कौन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे, वही कौन, निर्धारित प्राधिकार। निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा ये बताओ कि ब्लॉक को कौन निर्दिष्ट किया है, तो ब्लॉक को राज्यपाल, गवर्नर निर्दिष्ट करते हैं। जिला को कौन करता है, तो राज्य सरकार करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। याद रहेगा क्या आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट को कौन नोटिफाई किया रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जिला को कौन करता है, तो राज्य सरकारें अधिसूचित करती हैं। खंड को, ब्लॉक को कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। स्थानीय प्राधिकरण कहाँ दी गई है, स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा तो 1957 वाले अधिनियम में दी गई है। निर्धारित प्राधिकरण की परिभाषा
के अंतर्गत क्या बताया गया, तो निर्धारित प्राधिकरण के लिए बताया गया है कि ऐसे कोई भी ऑफिसर, ऐसे कोई भी अधिकारी, ऑफिसर और अथॉरिटी जिसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफाई करते हैं, किस लिए, टू फंक्शन एज अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर दैट प्रोविजन, यानी कि निर्धारित कार्यों निर्वहन करने, निर्धारित प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए जिस किसी को भी राज्य सरकार निर्धारित कर दे, वही निर्धारित प्राधिकरण हो जाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? पब्लिक मार्केट और पब्लिक मेला क्या होता है, सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला क्या होता है, तो इसका अर्थ वही होता है जो कि धारा किसमें दिया गया है, 58 में दिया गया है। धारा 58 के तहत में जो किसकी परिभाषा दी गई है, सार्वजनिक बाजार या मेले की दी गई है। तो वहां पे जाकर के देख लो तो पता चल जाएगा पब्लिक मार्केट और पब्लिक मेला क्या होता है। तो मींस अ मार्केट और अ मेला आर द केस में बी नोटिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 58। जो भी सेक्शन नंबर 58 में बताया गया है, जो मार्केट और मेला, वही पब्लिक मार्केट और मेला होता है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पब्लिक प्लेस क्या होता है, सार्वजनिक स्थान क्या होता है, तो सार्वजनिक स्थान का अर्थ होता है कि किसी भी स्थान, भवन या संरचना से है जो निजी संपत्ति नहीं है। सार्वजनिक है ना, नाम से पता चल गया, तो जो निजी नहीं है वो सार्वजनिक है। ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, तो बिल्कुल मेरा नहीं है, तो फिर ठीक है किसी दूसरे का ही है। मेरा नहीं है, हमने बोल दिया ना ये मेरा नहीं है, इसका मतलब दूसरे का ही है वो। ठीक, जो कि क्या बताया गया, सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं, जो कि निजी संपत्ति नहीं होते, वो सार्वजनिक स्थान होते हैं। फिर क्या है, जो जनता के उपयोग के लिए खुले रहें, चाहे वह स्थान भवन या पंचायत संरचना में ही निहित क्यों ना हो या ना हो। यानी कि क्या बताया गया है, पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर नॉट बीइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इज ओपन टू यूज ऑफ द पब्लिक वेदर सच प्लेस, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इज वेस्टेड इन अ पंचायत और नॉट। चाहे वो पंचायत का हो या ना हो, लेकिन यदि वो निजी नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सार्वजनिक है, पब्लिक प्लेस है। चाहे वो पंचायत का हो चाहे ना हो, या फिर और किसी का है। यदि वो निजी नहीं है किसी का, तो बिल्कुल हम उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सार्वजनिक है। रोड क्या बोलते हैं, रोड को क्या बोलते हैं, हम गुजरेंगे यहाँ से, तुम्हारे पिताजी का थोड़ी ना है। पिताजी का मतलब क्या होता है कि निजी नहीं है, वो निजी नहीं है। ठीक है, तो हम बिल्कुल गुजरेंगे, सार्वजनिक है, ये निजी नहीं है, तुम्हारा थोड़ी ना है, ये तो सार्वजनिक है, तो हम बिल्कुल इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक स्ट्रीट क्या होती, देखिए आ गया ना। सार्वजनिक सड़क क्या होती है, तो सार्वजनिक सड़क होती है कि सड़क, फुटपाथ, सड़क, चौक, गली या मार्ग जिसका उपयोग जनता द्वारा स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से किया जाता है। चाहे आप एक बार गुजर जाओ इस रोड से, चाहे बार बार गुजरो, बस गुजरना है, तो वो सार्वजनिक सड़क हो गई है। ठीक है, चाहे वो गली हो, मार्ग हो, फुटपाथ हो, चौक हो, कुछ भी हो, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक सड़क है। पब्लिक स्ट्रीट है मीन्स any street, footway, road, square, alley or passage used by the public whether permanently or temporarily। ठीक, फिर उसके बाद हम सरपंच उपसरपंच में आ जाते हैं। तो सरपंच उपसरपंच की वही परिभाषा होती है जो ग्राम पंचायत के क्रमशः सरपंच और उपसरपंच होते हैं। सरपंच उपसरपंच कौन है, ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच। अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ होता है मीन्स शेड्यूल्ड एरिया रेफर टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोले कि हमें पता नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है। बोले टेंशन नहीं लेना है, नहीं पता है ना, पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, बोले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में जाकर के देख लो, पता चल जाएगा। अनुच्छेद 244 आर्टिकल नंबर 244 के सेक्शन नंबर 1 को खोल लो, क्लॉज 1 को खोल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया क्या होते हैं। बोले ठीक है, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर ऐसे ही आपसे पूछने वाले हैं कि इसकी परिभाषा इसमें दी गई है कि नहीं, तो नहीं दी गई है। इस आर्टिकल में अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, यदि आपसे पूछा गया कि किस अनुसूचित क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान से सुनो, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 244(1) में दी गई है। क्लियर है, इतनी चीजें इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, स्थायी समिति क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी होती है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अ पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। स्थायी समिति क्या, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचायत, जनपद पंचायत
गठित पंचायत जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, चाहे वो जनपद हो, ठीक है, सॉरी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अ पंचायत, जनपद पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड, हाँ ध्यान से सुनना है ना, स्थायी समिति का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित पंचायत, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का स्थायी समिति की स्थायी समिति ही स्थायी समिति कहलाती, जो कि हम देखने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है ना, कि ये चीजें अच्छा यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है, सब समझ में आएगा आप लोगों को। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो दो ही इसके लेक्चर हुए हैं, सब कुछ समझ में आने लगेगा आप लोगों को धीरे धीरे, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। आइए देखते हैं राज्य चुनाव आयोग क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन मीन्स क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243 के 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या दिया गया है, तो उसमें पंचायत नाम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसमें क्या दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 243 के, आर्टिकल नंबर 243 के ए में, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 243 का उपखंड 1 में क्या दिया गया है, राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो राज्य चुनाव आयोग क्या होते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग होते हैं कि अनुच्छेद 243(1) के तहत सरकार द्वारा गठित राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद बात आता है कर क्या होता है। तो कर का मतलब होता है कि इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर, उपकर, दर या शुल्क। कर यदि बोल दिया गया, इसका मतलब इट इंक्लूड्स टैक्स, सेस, रेट और फी लेवेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि चाहे वो कर, उपकर, दर या शुल्क किसी भी प्रकार का कुछ भी लगाया जाएगा तो उसको सभी को हम क्या बोलेंगे, कर बोलेंगे। गांव क्या होता है, विलेज क्या होता है, तो गांव का अर्थ है राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक गांव के रूप में निर्दिष्ट गांव है, और इसमें निर्दिष्ट गांव का एक समूह शामिल है, एक समूह शामिल है। अब बताओ, ब्लॉक को और विलेज को, ब्लॉक और विलेज कौन निर्दिष्ट कर रहा है, ब्लॉक और विलेज को, तो राज्यपाल निर्दिष्ट कर रहे हैं। जिला को कौन निर्दिष्ट करता है, तो राज्य सरकार करते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, गांव को और खंड को कौन निर्दिष्ट किया, तो राज्यपाल निर्दिष्ट किए। जिले को कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक है। और गांव के लिए और क्या बताया गया है, तो गांव में और क्या शामिल होगा, तो गांव में और शामिल होगा विलेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंड इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ विलेज। एक गांव बोला गया तो ऐसा नहीं समझना है कि एक गांव की बात की, नहीं, गांवों को बोला गया, यानी कि गांवों के पूरे समूह को भी हम क्या बोलेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत जो राज्यपाल उसे क्या कर रहे हैं, निर्दिष्ट कर रहे हैं, अधिसूचना द्वारा, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा क्या कर रहे हैं, निर्दिष्ट कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, ठीक है। कौन, गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। क्या करते हैं, वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि अच्छा ये जो है एक विलेज है। साथ में एक और बात यहाँ पे बताई गई है, व्याख्या दी गई है, और वो कैसी है कि टर्म विलेज इंक्लूड्स रेवेन्यू विलेज एंड द फॉरेस्ट विलेज। टर्म गांव क्या होता है, तो इसके अंतर्गत राजस्व गांव और वन गांव भी शामिल होता है, ठीक है। टर्म गांव क्या होता है, तो टर्म गांव जो है राजस्व गांव और वन गांव दोनों को समाये हुए है अपने अंतर्गत, ठीक है। जिला पंचायत क्या होता है, तो बोले कि सबसे पहले ग्राम पंचायत आया, जनपद पंचायत आया, फिर जिला पंचायत आया। बोले ऐसा ये बताओ कि ग्राम पंचायत की क्या परिभाषा है, बोले नहीं जानते क्या, आप बोल रहे हो नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, हमें तो नहीं पता है। बोले कोई बात नहीं, धारा 10 की उपधारा 1 में देख लेना। आप बोले ठीक है, हम देख लेंगे। फिर जनपद पंचायत तो कम से कम बता दो, तो आप बोल रहे हो क्यों, हमें उसको नहीं, वो नहीं पता है ना, तो बोले उसके लिए ऐसा करो कि धारा 10 की उपधारा 2 में देख लेना। आप बोले ठीक है, बिल्कुल देख लेंगे। बोले जिला पंचायत तो कम से कम बता दो, बोले कि उसको भी जा करके ना ऐसा करना, धारा 10 की उपधारा 3 में देख लेना। आप लोग बोले ठीक है, जब धारा 10 पढ़ेंगे तो देख लेंगे हम लोग। ग्राम पंचायत क्या होता है, जनपद पंचायत क्या होता है, और जिला पंचायत क्या होता है, ठीक है, तो वहां देखेंगे हम लोग। तो फिर ये जो है कुल मिला करके ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा पार्ट 2 जो है यहाँ पे फिनिश होता है। अभी हमने क्या कंप्लीट किया है पार्ट 2 के अंतर्गत, अभी हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या देख लिया। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम हमारे छत्तीसगढ़ में आया,
फिर उसके बाद में आज हमने चैप्टर 1 देखा है, अध्याय 1 देखा है, और अध्याय 1 के अंतर्गत हमने क्या देख लिया, धारा 1 और धारा 2 हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, यानी कि पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में देखेंगे। तो फिर ये सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज अभी कुछ दिनों के लिए रोकी जा रही है, क्योंकि उससे पहले हम ऐसा कर रहे हैं कि अब हम ADEO एग्जाम के लिए फ्री क्लासेस रहेंगी। फ्री क्लासेस किसकी रहेंगी, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को हम लोग ये फ्री क्लासेस में जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को रोज जो है ये वीडियो कितने बजे अपलोड होता है, 3 से 4 बजे के बीच में ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। तो या फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दिया करूंगी, तो इतने बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को जुड़ना है क्या पढ़ने के लिए, तो ADEO एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ने के लिए। और पहली बात, ये पंचायती राज जो आपका चैप्टर है ये न केवल ADEO के लिए है, यदि आप ABEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यदि आप प्यून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप ओवरऑल CGPSC CG व्यापम के द्वारा आयोजित अन्य किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ये जो लेक्चर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बीच बीच से कहीं से भी कुछ भी उठा करके पूरा जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो हमारे राज्य में है, जो हमारे राज्य में लागू है, उसके तहत मैं आपको यहाँ पे पूरा कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, तो ये सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। लेकिन यदि सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास लेने में तभी अच्छा लगता है, क्योंकि फ्री लेक्चर्स है तो क्लास लेने में तभी अच्छा लगेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।